मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम अपना 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका पहली जो बुक है उसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, यानी भारतीय संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार। इसका पहला चैप्टर है आपका संविधान। और आज हम जो इसमें पढ़ेंगे वो है द फिलॉसफी एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे संविधान का दर्शन और उसको बनाने की प्रक्रिया। बच्चों, मैं यहाँ पर आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहती हूँ। मैंने जब आपको सिलेबस बताया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये 3 चैप्टर को मर्ज करके एक बनाया गया है इस साल सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, तो आप जो बुक आप परचेज करके मार्केट से लेकर आए हैं एनसीईआरटी की, उन बुक के कंटेंट को आप पढ़ें जरूर, परंतु आप सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग उन कंटेंट्स को देखें। फर्स्ट चैप्टर के अंदर बुक में दिए गए चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड और 9th चैप्टर का सिलेबस इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर मैं वीडियो में आपको सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नया कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको ये चैप्टर समझाने की कोशिश करूँगी। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है द फिलॉसफी एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे भारतीय संविधान का दर्शन और उसको बनाने की प्रक्रिया। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले एक बात जो आपको समझनी होगी वो है संविधान का अर्थ। यहाँ पर आप लोग ये नाम संविधान हमेशा से सुनते आए हैं कि हर देश का एक संविधान होता है। और सबसे पहले अगर मैं आज अब आप मेरे सामने क्लास में होते तो मैं आपसे ये पूछती कि संविधान से आप क्या समझते हैं, और बच्चों के जनरली आंसर आते हैं कि नियमों को संविधान कहते हैं, कानूनों को संविधान कहते हैं। और व्यावहारिक रूप से ये आंसर ठीक भी है, ठीक है ना। तो इसका संविधान का मतलब सीधा सा क्या है कि संविधान लिखित या अलिखित नियमों का वो समूह है जिसके द्वारा किसी देश के शासन को चलाया जाता है, सरकारों का गठन किया जाता है, सरकारी संस्थाओं का गठन किया जाता है, सरकारी पदों का गठन किया जाता है और वो पदों की शक्तियां, उनके कार्य निर्धारित किए जाते हैं। तो एक नियमों का समूह है, ठीक है। और प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संविधान में मौलिक अधिकार भी होते हैं, कर्तव्य भी होते हैं, और व्यक्ति तथा राज्य के बीच क्या संबंध होंगे उन सब के सिद्धांतों का वर्णन भी संविधान के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो संविधान क्या हो गया? नियमों का, कानूनों का समूह जो कि शासन को, सरकार को चलाने के लिए सहयोग करता है और जिसके आधार पर सरकार को चलाया जाता है, शासन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो संविधान का मतलब हमें सभी को समझ में आ गया कि ये सब नियम और कानूनों का समूह है जिससे सरकारें बनती हैं, सरकारें चलाई जाती हैं। और एक बात बच्चों, इसमें देखो एक वर्ड आया था कि लिखित और अलिखित। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि संविधान लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है क्योंकि उसको कभी किसी संविधान सभा ने बैठकर नहीं बनाया। ठीक है, यहाँ पर हम भारत के संविधान की चर्चा करें। हमारे संविधान निर्माताओं ने, यानी संविधान को बनाने वाले जो लोग थे, उन्होंने किन आदर्शों को ध्यान में रखा कि हम भारत का संविधान बनाएंगे तो हमारे क्या क्या मेन पॉइंट्स होंगे। इन सब बातों को संविधान का दर्शन कहा जाता है। ठीक है, नीतियों को, नैतिक नियमों को। तो यहाँ पर जब हम भारत के संविधान के दर्शन की बात करते हैं बच्चों, तो हम सबसे पहले बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव की। किसी भी चीज को बनाने का क्या उद्देश्य रहा, ठीक है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। तो ये देखो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, किसने प्रस्तुत किया और कब प्रस्तुत किया। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जिस उद्देश्य प्रस्ताव को अंगीकार किया, यानी स्वीकार किया, उसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में अत्यंत प्रेरणात्मक और महत्वपूर्ण भाषण के रूप में प्रस्तुत किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना और इसमें
उन सभी विचारों का समावेश किया गया था जिनके आधार पर भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। देखिए, अब एक पिक्चर आपके सामने आ रही है। ये पिक्चर भारत के संविधान की प्रस्तावना है। इससे आप लोग सब बचपन से परिचित हैं। आपकी किताबों के पीछे भारत के संविधान की प्रस्तावना लिखी गई है। तो ये जो प्रस्तावना है, ये एक झलक है कि भारत का संविधान जो है उसमें किन आदर्शों को, किन विचारों को आधार बनाकर आगे उसका निर्माण किया गया। आप सभी बच्चे इस प्रस्तावना को अपना जो ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके शुरू में नोट डाउन करेंगे। पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को ये प्रस्तावना याद होनी चाहिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। बच्चों, ये जो संविधान की प्रस्तावना है, यही हमारे संविधान का दर्शन है, यही विचारधारा है जो हमारे पूरे संविधान के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, आगे देखिए, इसके कुछ अर्थ, इस प्रस्तावना के कुछ अर्थ निकल कर आते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि प्रस्तावना हमें यह बताती है कि इस संविधान के अधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं, यानी हम भारत के लोग इस संविधान को बना रहे हैं और हम भारत के लोग ही इसे अंगीकृत कर रहे हैं, आत्म अर्पित कर रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। यानी ये संविधान किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बनाया, किसी तानाशाह ने नहीं बनाया, किसी राजा ने नहीं बनाया, किसी एक वर्ग के व्यक्ति ने नहीं बनाया, किसी एक जाति, धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये सारे भारतीयों ने मिलकर बनाया है। ये इसकी मूल भावना है। फिर देखिए, एक वर्ड इसके अंदर आता है, प्रस्तावना भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करती है। इन शब्दों की डिटेल मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी। ये मूल है इसका। संविधान की प्रस्तावना नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता को सुनिश्चित करती है। बच्चों, ये बहुत छोटे छोटे शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको लग रहा है कि कितने मामूली से स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बट जब हमें ये चीजें नहीं मिलती है तब हमें पता चलता है कि ये शब्द कितने बड़े हैं, ये शब्द हमें क्या सिखाते हैं, इन शब्दों की इम्पोर्टेंस क्या है। और हम ये इम्पोर्टेंस जो है वही 11th क्लास की अपनी बुक्स में पढ़ेंगे कि ये छोटे छोटे शब्द कितने इम्पोर्टेंट हैं और इनको हमें जब ये मिले हुए हैं, हमारे हमारे साथ सब कुछ जस्टिस हो रहा है, तब तक हमारे को इनकी वैल्यू नहीं पता। हमें स्वतंत्रता मिली हुई है, फ्रीडम मिली हुई है, तो हमें नहीं पता, पर जिस दिन हमारी स्वतंत्रता छीन ली जाती है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, तब हमें पता चलता है कि हमारा समाज जो है उसमें इन सब शब्दों की, इन सब सिद्धांतों की कितनी अहमियत है। ठीक है, तो हमारा संविधान इन सब चीजों को हमारे लिए सुनिश्चित करता है कि भारत का हर नागरिक, उसे न्याय मिलेगा, उसे स्वतंत्रता मिलेगी, उसे समानता मिलेगी। ठीक है बच्चों, फिर देखिए फोर्थ पॉइंट, प्रस्तावना में संविधान को स्वीकार करने की तिथि का उल्लेख किया गया है, जिससे भारत को इससे पहले स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष का स्मरण बना रहे, यानी लोगों को पता रहे कि हमें ये सारी चीजें कब प्राप्त हुई, इससे पहले हमें ये सारी चीजें, मूल अधिकार, ये हमारे जो सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता, ये सब हमें प्राप्त नहीं थी। अब देखिए, कुछ प्रमुख शब्द हैं जिनकी व्याख्या करना यहाँ पर जरूरी है। एक शब्द आपके कई बार आएगा, पॉलिटिकल साइंस के आप विद्यार्थी बन चुके हैं, आपको ये शब्दों का महत्व और इन शब्दों का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। पहला वर्ड आया संप्रभुता, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो प्रस्तावना में आया। तो संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का अर्थ होता है कि वह देश, वह राज्य जो कि आंतरिक और बाहरी रूप से अपना शासन चलाने के लिए खुद ही स्वतंत्र होता है। यानी भारत को अपनी सीमाओं के अंदर कानून बनाने का भी अधिकार है और उसके बाहर संधि समझौते, अपने विदेश संबंध बनाने का भी
अधिकार है। बहुत से राष्ट्र जो उपनिवेश हुआ करते थे उसमें कई जगह पर यही होता था कि उपनिवेश के अंदर आंतरिक प्रशासन तो राजा के पास होता था, परंतु बाह्य तरीके से विदेश संबंध बनाना, उसकी सुरक्षा, ये सब जो औपनिवेशिक राष्ट्र थे वो उनकी इस सब शक्तियों को ले लेते थे और उनकी संप्रभुता को खत्म कर देते थे। फिर एक वर्ड है समाजवादी। ये शब्द बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। 1976 के 42वां जो संशोधन किया गया उसके द्वारा लोकतांत्रिक समाजवाद शब्द को जोड़ा गया। इसका लक्ष्य था गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना, यानी समाजवादी यानी पूरे समाज को आगे बढ़ाना, उनका विकास करना। धर्मनिरपेक्ष, देखो जो ये वर्ड भी 42वें संशोधन के बाद जोड़ा गया था प्रस्तावना में, और इसका अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन प्राप्त करने का बराबर अधिकार होगा, यानी धार्मिक आधार पर किसी से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर देखिए, ये वर्ड है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब है कि जो सरकार होगी उसकी स्थापना भारत के वयस्क नागरिकों के मतदान के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, और इसका सीधा सा अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथों में होगी। गणराज्य, गणराज्य का मतलब क्या होता है बेटा? आप हम लोग गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और फिर गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमने स्वतंत्रता हासिल की, और गणतंत्र का मतलब होता है कि जब हमने ये डिक्लेयर किया कि हमारे राष्ट्र का सर्वोच्च पदाधिकारी जो है वो जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, निर्वाचित व्यक्ति होगा, वो कोई वंश परंपरा के आधार पर राजा या किसी वर्ग विशेष का व्यक्ति नहीं होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन है। ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र है परंतु गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां पे जो सर्वोच्च पद है वो वहां के राजा को दिया गया है वंशानुगत आधार पर। इस समय वहां पर रानी है, सर्वोच्च पद पर विद्यमान है। तो ब्रिटेन लोकतांत्रिक राष्ट्र जरूर है परंतु वो गणतांत्रिक राष्ट्र नहीं है। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल आप जापान का ले सकते हैं। जापान में भी सर्वोच्च पद राजा को प्राप्त है, परंतु नीचे जो वहां पर संसद भी है, लोकतंत्र भी है, सब कुछ है। पर हमारा जो सर्वोच्च पद है कौन सा है? राष्ट्रपति का पद है। तो हमारे जो राष्ट्रपति का पद है वो भी निर्वाचित है, किसी वंश परंपरा के आधार पर किसी राजा को प्राप्त नहीं है। इसीलिए हम गणराज्य हैं, हम गणतंत्र हैं। ये अंतर बच्चों आप लोग को याद रखना है। यही सब सिद्धांत है, यही सब दर्शन है हमारे संविधान का। आगे देखिए, अब यहाँ पर हम ये एक थोड़ा सा इतिहास में झांकेंगे कि हमने जो संविधान बनाया वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, किसी बाहरी शक्ति ने नहीं बनाया, ब्रिटेन ने नहीं बनाया, अमेरिका ने हमारा संविधान नहीं बनाया। तो किसने बनाया हमारा संविधान? हमारा संविधान बनाया हमारे देश की संविधान सभा ने। तो यहाँ पर मुद्दा है कि कब कब बननी शुरू हुई संविधान सभा। संविधान सभा का इतिहास हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा का विचार ब्रिटिश सरकार के सर हेनरी मैन ने प्रस्तुत किया था सबसे पहले, और व्यवहारिक रूप से सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए अमेरिका में संविधान सभा का गठन किया गया था। वर्तमान के जो संविधान है उनमें सबसे प्राचीन संविधान अमेरिका का माना जाता है। और संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन सर्वप्रथम हमारे भारत में कहाँ हुए? 1895 में एक स्वराज विधेयक पारित किया गया था बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में। उसमें सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा गया था। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने अपने हरिजन नामक पत्र में ये कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा और भारतीयों को बनाने का अधिकार होना चाहिए। उसके बाद संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव रखा गया, जो कि जून 1934 में शुरू हुआ, और इसकी मांग को ब्रिटिशर्स के द्वारा सुना गया। फिर देखिए, फिर 1936 में लखनऊ में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत के लिए प्रजातांत्रिक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की मांग लिखित रूप से प्रस्तुत की गई, और अगस्त प्रस्ताव में 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। यानी ब्रिटिशर्स ने मान लिया 1940 में कि ठीक है, यहाँ पर एक संविधान सभा बनाई जाएगी जो भारत का संविधान बनाएगी। फिर क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में स्पष्ट रूप से संविधान सभा की रूपरेखा प्रस्तुत की गई।
1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने अपनी योजना के अंतर्गत वर्तमान संविधान सभा की संरचना बनाई। यानी भारत आजाद 47 में हुआ था, परंतु संविधान सभा के निर्माण की मांग बहुत पहले शुरू हो गई थी और 1946 में ही उसकी रूपरेखा बनकर सामने आ गई थी। तो संविधान सभा का इतिहास बहुत पुराना है। फिर देखिए, जो मेन संविधान सभा का ढांचा बनकर हमारे सामने आया वो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सामने आया। इसमें ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात 1946 में एक त्रिस्तरीय प्रतिनिधि मंडल भारत आया, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? बेटा, ये सारे पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है। आप लोगों के 20 मार्क्स के 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट कॉपी में नोट डाउन जरूर करने हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस व ब्रिटेन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स तथा नौसेना अध्यक्ष A.B. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने के लिए मध्यस्थता करवाना तथा वायसराय को भारत की संविधान सभा के गठन में सहायता करना था। यानी ये 3 लोग आए थे जो कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो चल रहा था आपस में मनमुटाव, उसको दूर करके एक संविधान सभा का गठन किया जाए। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं द्वारा 1946 में किया गया था। निर्वाचन में केवल 3 संप्रदायों मुस्लिम, सिख और हिंदुओं को विभक्त किया गया और संविधान सभा, ये बात आप याद रखिएगा, ये धार्मिक आधार पर निर्वाचन हुआ था। इसमें चीफ कमिश्नर प्रांतों को भी संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। फिर कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 229 प्रांतों से थे और 93 देशी रियासतों से चुने गए थे। 4 कश्मीरी क्षेत्रों में से थे। प्रत्येक प्रांत और देशी रियासत को अपनी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आवंटित किए गए थे और संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व निर्धारित किए गए, जिसमें 10 लाख पर एक प्रतिनिधि रखा गया था। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 9 थी। अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य 33 थे। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का फिर से पुनर्गठन किया गया, क्योंकि ये तो 46 से ही शुरू हो गया था जब पाकिस्तान का बन गया और मुस्लिम लीग यहाँ से अलग हो गई। मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। तो उसके बाद फिर से जब गठन, मतलब उसमें बचे हुए जो सदस्य थे वो 299 थे। इसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या, देशी रियासतों की सदस्य संख्या 70 थी। ठीक है, तो ये संख्या आपको याद रखनी है कि जो भारत का संविधान है वो 299 लोगों ने मिलकर बनाया। अब देखिए कि निर्माण कैसे शुरू हुआ, क्या क्या मुख्य चरण थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए तथा मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर B.N. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दिया था और यह प्रस्ताव बाद में 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। ये सारी डेट और ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को नोट डाउन करने हैं प्लस याद करने हैं। फिर देखिए, संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया। इसमें प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, संविधान समिति, झंडा समिति आदि का निर्माण किया गया। विभिन्न समितियों में एक समिति थी प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि 19 अगस्त 1947 को गठित की गई थी और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा की बैठक यानी थर्ड, उसका वाचन 3 बार रीड किया गया था। बहुत सारी बहसें चली, बहुत सारी बैठकें हुई और जो अंतिम बैठक हुई थी वो 14 नवंबर 1949 को हुई थी और यह बैठक 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई। इसी दिन आपने प्रस्तावना में देखा था कि इसी दिन हमने आत्मर्पित और अंगीकृत किया था संविधान। अब बच्चों, एक सवाल यहाँ पर दिमाग में आ जाता है
कि ये 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया, फिर 26 जनवरी को क्यों लागू किया? ये इस डेट के पीछे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इस डेट को 26 जनवरी को 1930 में और रावी नदी के तट पर कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। तो उसी दिन उन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे एक तरीके से सेलिब्रेट किया था। तो 26 जनवरी को इसी कारण से संविधान लागू किया गया, 2 महीने उसको होल्ड पे रखा गया, पर अंगीकृत 26 नवंबर को ही कर लिया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी कहते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा, ये देखिए ये टाइम आपको याद रखना है कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा। और संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। संविधान सभा को ही आगामी संसद के चुनाव तक संसद भारतीय संसद के रूप में मान्यता प्रदान की गई। संविधान बनकर 26 नवंबर को ये तैयार हो गया था, परंतु इसे ऐतिहासिक दिन 26 जनवरी को लागू किया गया। संविधान निर्माण के पीछे मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, आचार्य कृपलानी, टी टी कृष्णमाचारी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मस्तिष्क था। कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा है। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। और भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। ये बातें सभी आपको नोट डाउन करनी है और याद रखनी है। सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।